हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। यहाँ पर उन बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से मदद की जाती है जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से और पिछले 11 साल से, लगभग 11 साल से ज़्यादा समय से मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स मेरा पैशन है और मुझे उम्मीद है कि मेरे पैशन का आप स्टूडेंट्स को भरपूर फ़ायदा मिल रहा होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर में अभी तक आप 13 वीडियो देख चुके होंगे, ये 14th वीडियो है। और यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम से मेरा क्या मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में, कोई भी भाषा में लिखा हो, शब्द बहुत होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैथ्स में समझना है, उसको इंग्लिश में जो लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। एक बार आपने जो प्रॉब्लम में इंग्लिश या हिंदी जो भी लिखी है लैंग्वेज, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया, आपने पहचान लिया कि ये मैथमेटिकली क्या लिखा है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स चुटकी बजा के 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे। तो बिना समय खराब किए हम लोग पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि 84 मैथ्स बुक हैं, 90 फिजिक्स हैं, 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं एंड दे हैव टू बी स्टैक्ड सब्जेक्ट वाइज। स्टैकिंग मतलब जैसे हम 5 किताब का एक स्टैक बना रहे हैं, मतलब 5 किताब एक के ऊपर एक रख रहे हैं। यहाँ पे 84 मैथ्स की सेम बुक है, यहाँ पे बुक सिमिलर ही मानेंगे हम, क्योंकि हमें हमें ऐसा तो बोला नहीं है कि अलग अलग बुक हैं। सेम बुक से मतलब मान लीजिए एक किताब है, कोई भी एक किताब है आर डी शर्मा या किरण पब्लिकेशन की कोई एक किताब है, तो किरण पब्लिकेशन की ही 84 किताब, या अगर आर डी शर्मा किताब है तो पूरी की पूरी 84 किताब आर डी शर्मा ही है। 84 आर डी शर्मा किताब है हमारे पास, मतलब एक ही बुक की 84 कॉपी। ऐसे ही 90 फिजिक्स बुक मतलब एक ही बुक की 90 कॉपी। मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स की रेसनिक हेलिडे किताब है, तो मतलब 90 रेसनिक हेलिडे है। ऐसे ही एक ही केमिस्ट्री बुक के 120 कॉपी हैं। अब इनको अपने को सब्जेक्ट वाइज स्टैक करना है, मतलब एक स्टैक में, आप स्टैक में कितनी भी किताब रखो, एक स्टैक में आप डिसाइड कर लो 5 किताब रखनी है, 6 7 जो भी आपको रखना है आप रखो, पर एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की किताब होनी चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट ईच स्टैक विल हैव सेम हाइट। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये 84 बुक्स, 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक, 120 केमिस्ट्री बुक को हम कैसे स्टैक्स में डिवाइड करें कि जितने भी स्टैक बने वो सेम हाइट के हों। भाई स्टैक सेम हाइट के कब होंगे? स्टैक सेम हाइट के तब होंगे जब हर स्टैक में बराबर किताब होनी चाहिए। या भाई किताब जो होती हैं, किताब भाई कि, किसी भी स्टैक की हाइट नंबर ऑफ बुक से तय होती है। भाई आप 5 किताब रखोगे तो स्टैक कम ऊंचा रहेगा। एक स्टैक में 10 किताब रख दोगे, एक के ऊपर 10 रख दोगे तो ज़्यादा ऊंचा बन जाएगा। एक के ऊपर एक 15 रख दोगे तो और ज़्यादा ऊपर बन जाएगा, और ज़्यादा ऊंचा बन जाएगा। तो स्टैक की हाइट कैसे तय होती है कि स्टैक में कितनी किताबें हैं। भाई सीधी बात है ना, मान लीजिए जैसे ये आपका फ्लोर है, आपने ये 2 किताब रख दी, 2 एक जैसी किताब, तो इतनी हाइट आई ये। अब आपने मान लीजिए 4 किताब रख दी एक के ऊपर एक, तो हाइट बढ़ गई ना। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमको 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक, 120 केमिस्ट्री बुक को स्टैक्स में रखना है। एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की किताब आ सकती है, और जितने भी स्टैक बने सबकी सेम हाइट होनी चाहिए। सेम हाइट होनी चाहिए मतलब हर स्टैक में बराबर किताब होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टैक में 5 किताबें किसी में 6, नहीं, 5 किताबें तो सब में 5 होनी चाहिए। 8 किताब अगर स्टैक में है तो सब में 8 होनी चाहिए, तभी सेम हाइट हो पाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री बुक्स को हमको स्टैक्स में जमाना है, और हर स्टैक में बराबर नंबर की किताब जानी चाहिए और सेम सब्जेक्ट की किताब जानी चाहिए। ये क्वेश्चन है।
अब हमने लगभग इंग्लिश को मैथमेटिक्स में लगभग कर लिया है, पूरी तरह नहीं किया है। पहले अभी हमने क्वेश्चन समझ लिया है। हमें 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री बुक को स्टैक में जमाना है, सच दैट हर स्टैक में बराबर किताब जाए, हर स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की किताब जाए। तो चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 12 किताबें किसी भी सब्जेक्ट की, मान लीजिए 12 इंग्लिश की किताब है। अगर 12 इंग्लिश की किताब को मैं 2 स्टैक में जमाना चाहूँ, पॉसिबल है क्या? हाँ, 6 + 6 बराबर हाइट हो जाएगी। 3 स्टैक में जमाना चाहूँ तो हाँ, तब भी पॉसिबल है, तीनों स्टैक में 4-4 किताब। इनको मैं 4 स्टैक में जमाना चाहूँ, पॉसिबल है क्या? हाँ, 4 स्टैक में भी काम हो जाएगा। हर स्टैक में 3-3 किताब होगी, 3 + 3 + 3 + 3। अच्छा, 5 स्टैक में 12 किताबों को जमाना चाहूँ, अब पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं नहीं, 5 स्टैक में तो पॉसिबल नहीं है भाई। 5 स्टैक में मान लो आप 2-2-2 रखोगे तो 2 5 बार ऐड करो तो 10 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 15 हो जाएगी। बराबर हाइट की 5 स्टैक नहीं बन पाएगी 12 किताब से। हाँ, बराबर हाइट की 2 स्टैक बन जाएगी, बराबर हाइट की 3 स्टैक बन जाएगी, बराबर हाइट की 4 स्टैक बन जाएगी, पर बराबर हाइट की 5 स्टैक नहीं बन पाएगी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 12 के फैक्टर लिखिए। 12 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 2 × 6 12 होता है तो 2 फैक्टर है, 3 × 4 12 होता है, 3 फैक्टर है, 4 × 3 12, 6 × 2 12, 12 × 1 12, ये 12 के फैक्टर हैं। तो 2 3 4 12 किताबों को 2 स्टैक, 3 स्टैक, 4 स्टैक में हम, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे, 2 3 4 स्टैक में हम इसको इक्वली अरेंज कर पा रहे थे। 12 किताबों को 2 स्टैक, 3 स्टैक, 4 स्टैक में हम अरेंज कर पा रहे थे, सच दैट हर स्टैक की हाइट सेम हो, मतलब हर स्टैक में बराबर नंबर ऑफ बुक्स जाए। 2 स्टैक में, दोनों स्टैक में 6-6 किताब जा रही थी, 3 स्टैक में हर स्टैक में 4 किताब जा रही थी, 4 स्टैक में हर स्टैक में 3 किताब जा रही थी। तो 2 स्टैक, 3 स्टैक, 4 स्टैक पॉसिबल है। 12 किताबों को 2 स्टैक, 3 स्टैक या 4 स्टैक में हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं ताकि हर स्टैक में बराबर किताब जाएं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 3 4 ये फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं 12 के। अच्छा, 12 का फैक्टर 6 भी है, हाँ, तो 6 स्टैक भी पॉसिबल है ना। हर स्टैक में आप 2-2 किताब रख दो, तो 2 को जब आप 6 बार ऐड करोगे तो 12 ही तो होगा, है ना। तो आप 12 किताबों को 2 3 4 6 स्टैक में डिवाइड कर सकते हो और आपको हर स्टैक में बराबर किताब मिल जाएगी। पर 5 12 का फैक्टर नहीं है, इसलिए आप 12 किताबों को 5 इक्वल स्टैक्स में, इक्वल हाइट की स्टैक्स में डिवाइड नहीं कर पाए। तो मतलब अब मुझे 84 मैथ्स बुक्स को ऐसे डिवाइड करना है कि हर स्टैक की हाइट सेम हो, हर स्टैक की हाइट सेम हो। तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको 84 मैथ्स, 90 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री बुक्स को ऐसे डिवाइड करना है कि हर स्टैक में बराबर बुक्स हों। तो एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स में n मान लेता हूँ, एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स में n मान लेता हूँ, ठीक है, एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स में n मान लेता हूँ। तो 84 मैथ्स बुक बराबर स्टेक्स, बराबर हाइट की स्टेक्स में डिवाइड हो रही हैं, सच दैट हर स्टेक में n बुक्स हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, इस n को फैक्टर ऑफ 84 होना पड़ेगा, n को फैक्टर ऑफ 84 होना पड़ेगा, है ना। अभी अपनी बात हुई थी 12 इंग्लिश बुक 2 स्टेक, 3 स्टेक, 4 स्टेक में इक्वली क्यों डिवाइड हो पा रही थी? क्योंकि 2 3 4 इनका फैक्टर था। साथ में ये देखो, जितनी किताबें हैं वो भी फैक्टर होता है। 12 बुक 2 स्टेक में क्यों डिवाइड हो पा रही है? क्योंकि 2 स्टेक इंटू 6 बुक्स 12 हो रहा है, तो 6 भी तो फैक्टर है। 12 किताब 3 स्टेक में क्यों डिवाइड हो पा रही है बराबर? क्योंकि 3 स्टेक इंटू 4 बुक्स 12 है, तो 4 भी तो फैक्टर है। ऐसे ही 12 बुक 4 स्टेक में क्यों डिवाइड हो पा रही है इक्वली? क्योंकि 4 स्टेक इंटू 3 बुक्स, हर स्टेक में 3 बुक्स, 3 भी तो फैक्टर है। तो
नंबर ऑफ स्टैक्स भी 12 का फैक्टर होना चाहिए, और हर स्टैक में जो नंबर ऑफ बुक्स आ रही हैं वो भी 12 का फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक n ले लिया है। तो अब 84 किताबें बराबर हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो पा रही हैं n बुक्स इन ईच स्टैक लेके। एक स्टैक में n बुक्स लेके 84 मैथ्स बुक बराबर हाइट की स्टैक्स में डिवाइड हो पा रही हैं। मतलब एक स्टैक में n बुक्स लेके 84 बुक्स इस तरीके से डिवाइड हो रही हैं कि हर स्टैक में वही n बुक्स आ जाए। तो n को 84 का फैक्टर होना पड़ेगा। हम देख चुके हैं कि भाई यहाँ पे 12 इंग्लिश बुक्स हम डिवाइड कर रहे थे, 12 इंग्लिश बुक्स डिवाइड कर रहे थे, तो नंबर ऑफ स्टैक भी फैक्टर होना चाहिए और बुक्स इन वन स्टैक भी फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे बुक्स इन वन स्टैक है n। अब 84 किताबें इक्वल हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो रही हैं, हर स्टैक में n बुक्स रख के, तो n फैक्टर होना चाहिए 84 का। इसी तरह 90 फिजिक्स बुक भी हर स्टैक में n बुक्स रख के इक्वल हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो रही है 90 फिजिक्स बुक्स, तो इसलिए n को फिर 90 का भी फैक्टर होना है। और 120 केमिस्ट्री बुक्स भी यही n बुक्स वन स्टैक में रख के 120 केमिस्ट्री बुक्स भी इक्वल हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो रही हैं। 120 केमिस्ट्री बुक्स इक्वल हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो रही है, मतलब हर स्टैक में बराबर बुक्स हैं। तो एक स्टैक में n बुक रख रहे हैं तो 120 बुक्स n ऐसे करके बराबर हाइट की स्टैक्स में डिवाइड हो पा रही है 120 केमिस्ट्री बुक्स। तो मतलब n जो है वो 120 का भी फैक्टर है। सही बात है ना। तो और अच्छी तरह मैं बताता हूं, देखो मान लो 84 मैथ्स बुक के 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल ले लो, 8 स्टेक हो गए या 12 स्टेक हो गए, तो क्या रहा होगा n प्लस n 12 टाइम्स ये 84 हो गया होगा। या मान लो 84 बुक्स के 21 स्टेक हो गए, तो हर स्टेक में n, तो ये n 21 बार ऐड करोगे तो 84 रहा होगा। तो जो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता कि 84 मैथ्स बुक के 12 स्टेक बने या 21 बने, मुझे नहीं पता, पर ये पक्की बात है कि भाई n जो है फैक्टर रहा होगा। यहाँ पे क्या रहा होगा 12n 84 रहा होगा, तो n 7 आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या रहा होगा 21n 21 बार ऐड होगा तो 21n, तो n 4 रहा होगा। हमें नहीं पता ये n 7 है या 4 है, ये मैं ऐसे ही बस हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ये काट दे रहा हूँ, हमें पता नहीं है ऐसा है, ठीक है। पर मेरा कहने का मतलब है कि n 84 का फैक्टर रहा होगा, क्योंकि एक स्टैक में n बुक्स रखी जा रही हैं, तो 84 बुक्स पूरी यूज हो पा रही हैं और बराबर हाइट के स्टैक बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन मिटाई देते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि n जो है 84 का भी फैक्टर है, n जो है 90 का भी फैक्टर है, और n जो है 120 का भी फैक्टर है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, n जो है तीनों का फैक्टर है, मतलब n इज कॉमन फैक्टर ऑफ 84 90 120, ठीक है। तो अब n 84 90 120 सबका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं अपन सबसे पहले, तो फिर समझेंगे और कौन कौन से कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालें, तो 84 क्या है, 84 है 21 इंटू 4, तो 4 हो गया 2 स्क्वायर, 21 हो गया 3 पावर 1 7 पावर 1। 90 क्या है 10 इंटू 9, तो 9 हो गया 3 स्क्वायर और 10 हो गया 2 पावर 1 5 पावर 1। 120 क्या है 10 इंटू 12, ठीक है। 12 क्या होता है 2 स्क्वायर 3 पावर 1, और 2 स्क्वायर 3 पावर 1 और एक 10 है, तो 10 हो गया फिर 2 इंटू 5, तो मतलब 2 क्यूब 3 पावर 1 5 पावर 1। ये 3 नंबरों का पहले अपन HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे
उनमें जो हाईएस्ट है वो पहले निकालते हैं, तो बाकी कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से छोटे ही होंगे, तो HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकलते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर लो, मिनिमम पावर लो। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, मिनिमम पावर 1 है। कॉमन प्राइम फैक्टर 3 है और मिनिमम पावर फिर से 1 है। कॉमन प्राइम फैक्टर 5 होगा क्या, नहीं होगा, 5 84 में नहीं है, 7 90 और 120 में नहीं है, बात खत्म। तो HCF आ गया 6, HCF आ गया 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, ठीक है। तो इससे छोटे फैक्टर देख लो बस, 84 का 1 फैक्टर होगा, 2 होगा, इवन नंबर तो है ही, 3 होगा, 8 + 4 12 होता है, 4 भी होगा, 4 भी होगा, 4 × 21 84, 5 नहीं होगा, 5 फैक्टर तब होता है जब एंड में 5 या 0 हो, और 6 तो हाई HCF आ ही गया। बस यहाँ तक देखो, बाकी आगे के देखने ही नहीं है। 90 की बात करें, 1 होगा, इवन नंबर है तो 2 भी होगा, 3 × 30 90, 4 नहीं होगा, 4 × 21 84, फिर अगला 88 आएगा, फिर अगला 92 आएगा, 5 हो जाएगा, एंड में 0 है, 6 तो हो गई HCF है, आगे के फैक्टर की बात ही नहीं करनी। तो फिर फाइनली 120, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 1 + 2 + 0 3, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है, 4 होगा, 4 × 30 120, एंड में 0 है, 5 भी होगा, 6 तो हो गई, HCF निकला है, आगे की बात ही नहीं करनी। तो ऐसे देखा जाए तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 1 तो ऑब्वियसली हर नेचुरल नंबर का, 2 भी है और 3 भी है, 4 नहीं है कॉमन फैक्टर, 5 नहीं है, फिर अगला 6 है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये जो n है ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 6 में से। आपको एक स्टैक में एक किताब रखनी है तो भी बराबर हाइट की सारी स्टैक बनेंगी, एक स्टैक में आपको 2 किताब रखनी है तो भी बराबर हाइट की बनेंगी, एक स्टैक में 3 किताब रखनी है तो भी बराबर हाइट की सारी स्टैक बनेंगी सब्जेक्ट वाइज, और 6 किताब रखनी है तो भी बनेंगी। तो मुझसे पूछा हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट स्टैक विल हैव सेम हाइट। तो n 1 2 3 6 कुछ भी हो सकता है, पर 1 2 3 तो ऑप्शन में नहीं है, 6 जरूर है, तो 6 हम मार्क कर देंगे। ऐसे n की 4 पॉसिबल वैल्यू हैं। स्टैक में 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 6 किताब कितनी भी हो सकती हैं, पर 1 2 3 तो ऑप्शन है नहीं, 6 हमें मिल गया, 6 हमने मार्क कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बढ़िया से समझ आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ये पकड़ा है कि कोई भी किताबें हैं उसको आपको बराबर हाइट की स्टैक्स में डिवाइड करना है, मतलब हर स्टैक में बराबर किताब रखनी है। तो जो नंबर ऑफ स्टैक्स हैं वो भी टोटल बुक्स का फैक्टर होना चाहिए, और हर स्टैक में जो किताबें आएंगी वो नंबर भी टोटल बुक्स का फैक्टर होना चाहिए। तो 84 किताबें हमको बराबर स्टैक में रखनी है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 6 4 पॉसिबल वैल्यू आ रही हैं, तो देखो 84 1 × 84 है। अगर हर स्टैक में 1 किताब रखूँगा तो 84 बराबर स्टैक आएंगी, ठीक है। 2 किताब रखूँगा तो 2 × 42, तो हर स्टैक में 2 किताब मतलब टोटल 42 स्टैक आएंगी, तो 42 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। अब 3 किताब रखूँगा हर स्टैक में तो 28 स्टैक आ जाएंगे, 84 3 × 28 है, 3 3 3 3 ऐसे हर स्टैक में 3 किताब होंगे, ऐसे 28 स्टैक आ जाएंगी, तो 3 भी फैक्टर है, 28 भी फैक्टर है। 4 किताब रखूँगा तो 21 स्टैक आएंगी, 21 स्टैक आ जाएंगी, है ना। हर स्टैक में 4 4 4 किताब, तो 4 भी फैक्टर है, 21 भी है, नहीं 4 84 का तो है पर बाकी का नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लिए n 4 नहीं हो सकता, हमारे लिए तो ये 4 n है ना, 1 2 3 6। तो 6 में क्या होगा, 6 × 14 होता है, तो 14 स्टैक बनेंगे 6 किताब की, तो 14 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स भी फैक्टर होगा और एक स्टैक में जितनी किताबें हैं वो भी फैक्टर होगा। हमने ये बात पकड़ ली, तो हमने नंबर ऑफ बुक्स एक स्टैक में n ले ली। अब n 84 90 120 सबका फैक्टर होना चाहिए, मतलब सबका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसे कॉमन फैक्टर 4 नंबर आ गए, 1 2 3 6 मैच कर गया। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश टू मैथ्स वाला ये है कि आपको ये समझ लेना था कि कुछ भी किताबें आपको दी हैं, आपको उनको बराबर हाइट की स्टैक्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है कि हर स्टैक में आप इतनी ही किताब लो
जो टोटल नंबर का फैक्टर होना चाहिए। तो अपने आप जितनी किताबें दी हैं वो बराबर हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो जितनी किताबें एक स्टैक में आपको रखनी है वो टोटल नंबर का फैक्टर होना चाहिए। अपने आप सारी किताबें इक्वल हाइट के स्टैक्स में डिवाइड हो जाएंगी और साथ में जितने स्टैक्स आएंगे वो नंबर भी टोटल नंबर का फैक्टर होगा। 12 इंग्लिश किताब को 2 स्टैक में हम डिवाइड करते हैं तो एक स्टैक में 6 किताब आती है, 6 + 6 12। तो जो 2 स्टैक बने वो नंबर 2 भी फैक्टर है और एक स्टैक में 6 किताब है, 6 भी फैक्टर है। तो नंबर ऑफ बुक्स भी फैक्टर होगा और नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक वो भी फैक्टर होगा और टोटल बुक्स का, और नंबर ऑफ स्टैक्स वो भी फैक्टर होगा। नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक भी टोटल बुक्स का फैक्टर होगा, नंबर ऑफ स्टैक्स वो भी टोटल बुक्स का फैक्टर होगा। तो बस हमने ये बात पकड़ ली, नंबर ऑफ बुक हर स्टैक में n मान ली। मुझे उम्मीद है ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको धीरे धीरे अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है और आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, 3 टैंकर हैं, 3 टैंकर में इतना इतना डीजल भरा हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर निकालनी है जो डीजल तीनों कंटेनर का मेजर कर पाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। मान लो 50 लीटर डीजल अपने को मेजर करना है, तो अगर मैं 10 लीटर का कंटेनर लूँगा तो 5 बार में मेजर हो जाएगा ना। 50 10 × 5 होता है, 50 10 × 5 होता है, तो 5 बार में मेजर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अगर 25 लीटर का कंटेनर ले लूँ तो 2 बार में मेजर हो जाएगा, 25 + 25 50। या फिर मैं 5 लीटर का कंटेनर ले लूँ तो 10 बार, 10 एग्जैक्ट बार में मेजर हो जाएगा, 5 × 10 50। तो 50 लीटर डीजल को आपको मेजर करना है तो कंटेनर, पहले मैक्सिमम कैपेसिटी भूल जाओ, मैक्सिमम भूल जाओ, पहले अपन कैपेसिटी की बात करें। तो आपको ऐसे, आपको 50 लीटर का डीजल आपको किसी कंटेनर से मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। तो आपको ऐसी कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए जो 50 का फैक्टर हो। जैसे 10 50 का फैक्टर है, 10 × 5 50 हो रहा है, तो 10 लीटर का कंटेनर लोगे तो 5 बार 10 10 10 10 मेजर करोगे, 50 लीटर मेजर हो जाएगा। आप 25 लीटर का कंटेनर ले लो, 25 25 2 बार मेजर किया, 50 मेजर हो गया। 5 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर ले लो, 5 5 5 ऐसे 10 बार करोगे तो 5 × 10 50, 5 5 5 10 बार करोगे, 50 लीटर मेजर हो गया। मतलब आपको अगर 50 लीटर डीजल आपको मेजर करना है तो जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जो 50 का फैक्टर हो। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, 50 लीटर डीजल हमें मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 8.5 बार मेजर किया, नहीं 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 नहीं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब जब भी मेजर किया पूरा कंटेनर भर गया और पता चल गया। जैसे 10 लीटर का कंटेनर है तो 10 लीटर का कंटेनर एग्जैक्ट 5 बार भर जाएगा, 50 लीटर मेजर हो जाएगा। 25 लीटर का कंटेनर है तो वो 25 + 25 25 + 25 एग्जैक्ट 2 बार 25 लीटर का भर जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो अगर आपको 50 लीटर डीजल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करना है तो जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो 50 का फैक्टर होनी चाहिए। तो अब मान लो भाई आपको 403 लीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करना है, तो मतलब जो भी कंटेनर की कैपेसिटी है, अपन कंटेनर कैपेसिटी 1 मिनट के लिए, कंटेनर कैपेसिटी 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं C। तो ये जो C है ये फैक्टर ऑफ 103 होना चाहिए, जैसा अभी अपन ने देखा था। 50 लीटर अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर करना है तो जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो 50 का फैक्टर होना चाहिए। वैसे ही 403 लीटर अगर आपको मेजर करना है, 403 लीटर अगर आपको मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, 403 लीटर आपको मेजर करना है तो जो कैपेसिटी है कंटेनर की C वो 403 का फैक्टर होनी चाहिए, वो 403 का फैक्टर होनी चाहिए। अब यही C कैपेसिटी का कंटेनर
434 लीटर को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर रहा है, तो सी जो है 434 का फैक्टर भी होना चाहिए, ऐसे ही 465 का भी होना चाहिए। तो मतलब सी शुड बी कॉमन फैक्टर ऑफ 403, 434, 465। ठीक है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, मतलब सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है मतलब क्या, सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मतलब सी जो है वो कॉमन फैक्टर है 403, 434, 465 का, और साथ में सी की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। हो सकता है 403, 464, 434 और 465, 403, 434, 465 के एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो, ऐसा हो सकता है। हमें वो फैक्टर निकालना है जो, वो कॉमन फैक्टर निकालना है जो सबसे बड़ा हो। सी अभी तक कॉमन फैक्टर ऑफ 403, 434, 465 आया है। अब सी की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सी की मैक्स वैल्यू मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 403, 434 और 465। यही हुआ ना, हमने ये प्रूफ कर दिया पहले कि सी जो है 403, 434, 465 का कॉमन फैक्टर होना है। इस ऐसा सी लोगे तो 403, 434, 465 इतना लीटर डीजल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाएगा। पर अब हमें सी की भी मैक्स वैल्यू चाहिए, मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, HCF। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, HCF ऑफ 403, 434, 465। अब 403 क्या होगा, 403 मैं तो ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये 3 से तो नहीं जाएगा, 4 + 0 + 3 7 हो जाएगा, डिविजिबल है नहीं, ऑड नंबर है, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, एंड में 0 या 5 तो है नहीं, तो 7 से जाएगा क्या, देख लेते हैं चलो। 7 से डिवाइड करते हैं 403 को, तो ये 40, एक सेकेंड, ये 40, 7 × 5 35, 5 ये 3 उतारो, फिर 7 × 7 49, नहीं भैया 4 रिमाइंडर आ गया, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला प्राइम नंबर है 11, 11 से जाएगा क्या, 11 से करके देख लो 403 को, 11 से करेंगे, ये 11 × 3 33, ये 7 बचेगा, 73 तो फिर नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा सिर्फ, तो फिर 11 से भी नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर 13, हाँ 13 से मुझे दिख गया, 13 × 3 39 होता है, 13 × 3 39 होता है, तो 13 × 30 हो जाएगा 390, बस 13 और ऐड करो तो 13 × 31 हो जाएगा। हाँ 31 भी प्राइम नंबर है, मैंने वो टेक्निक बताई थी, कोई भी 2 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर है जो 100 से छोटा है, 2 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर जो 100 से छोटा है, वो 2 कंडीशन फॉलो करे तो प्राइम होता है। पहला ऑड होना चाहिए, 31 ऑड है, 3, 5, 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। तो 31 देखो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, तो 31 भी प्राइम है, बस 31 आगे ब्रेक होगा नहीं। अच्छा एक और बात देख रहे हो, 403 और 434 में 31 का अंतर है, 403 में 31 ऐड करके 434 आ रहा है, तो मतलब 403 31 × 13 है, तो ये हो जाएगा 31 × 14, मतलब क्या 2 पावर 1, 7 पावर 1, 31 पावर 1। अच्छा 434 में फिर 31 ऐड करके 465 आ रहा है, तो 434 31 × 14 है, तो 465 31 × 15 हो जाएगा। 31 × 15 मतलब क्या, 3 पावर 1, 5 पावर 1, 31 पावर 1, और ये हो गया 13 पावर 1, 31 पावर 1। तो ये तीनों का HCF आंसर होना है। तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 13 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, 31 है, और मिनिमम पावर 1 है, तो HCF आ गया 31 पावर 1, मतलब 31। अपनी बात हो गई थी, आंसर HCF होगा इन तीनों नंबरों का। 31 लीटर कैपेसिटी का आप कंटेनर लोगे तो तीनों 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर सब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाएगा, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है।
ठीक है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ऊपर की कैपेसिटी पॉसिबल नहीं है इस टाइप के कंटेनर के लिए कि तीनों एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर जाएं। तो आंसर 31 है क्या? हाँ, ऑप्शन 1 है। चलो, हमने दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। ABC start running at the same time and from the same point in the same direction in a सर्क्यूलर स्टेडियम। अरे बहुत सारे सेम है यार, सेम टाइम पे शुरू किया, सेम पॉइंट से शुरू किया, सेम डायरेक्शन ऑफ सर्क्यूलर स्टेडियम में शुरू किया। तो ये लो यार, ये सर्क्यूलर स्टेडियम बना लिया मैंने। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ से ABC तीनों ने सेम टाइम से शुरू किया और सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ले लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज। ए को एक चक्कर खत्म करने में 252 सेकंड लगते हैं, बी को 308 सेकंड लगते हैं, सी को 198 सेकंड लगते हैं। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसे एस बोल देते हैं भाई। टी इक्वल टू 0 टाइम पे 0 सेकेंड पे सबने स्टार्ट किया एक ही डायरेक्शन में एस पॉइंट से। अब 252 सेकेंड में ए दोबारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ए दोबारा कब आएगा? एस पॉइंट पे 252 सेकेंड पे। फिर मतलब सेकेंड टाइम आएगा ये, तो थर्ड टाइम 252 सेकेंड और ऐड कर लो, 252 इंटू 2, 252 इंटू 3, फिर आएगा 252 इंटू 4 सेकेंड्स बाद। ऐसे ही बी को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 308 सेकेंड लगते हैं, तो बी 308 सेकेंड बाद आएगा। फिर ओरिजिनल टाइम से 308 इंटू 2 सेकेंड्स बाद, फिर 308 इंटू 3 सेकेंड्स बाद। हर 308 सेकेंड बाद बी स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 308 पे बी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, 308 इंटू 2 पे होगा, t इक्वल टू 308 इंटू 3 पे भी होगा। ऐसे ही सी t इक्वल टू 198 सेकेंड पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर 198 इंटू 2 पे होगा, 198 इंटू 3 पे होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, ए स्टार्टिंग पॉइंट पे t इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 252 इतने सेकेंड्स पे जरूर मिलेगा। b कब मिलेगा? t इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 308 सेकेंड्स पे। c स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगा? t इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 198 सेकेंड्स पे। ठीक है, ये ABC तीनों जो हैं इतने टाइम और t इक्वल टू 0 के इतने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट एस पे जरूर मिलेंगे। ABC अलग अलग बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे वो टाइम निकालना है कि तीनों मिल गए एक साथ, वो t टाइम निकालना है कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट एस पे एक साथ मिल जाए। तो वो टाइम अगर T0 है कि तीनों ABC तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए, तो वो T0 जो है वो मल्टीपल ऑफ 252 भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 308 भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 198 भी होना चाहिए। मतलब वो T0 कॉमन मल्टीपल ऑफ 252, 308, 198 होना चाहिए। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ 252, 308, 198 ये तो बहुत सारे होंगे, पर सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल कौन होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 252, 308, 198। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? LCM, जिसको निकालना आपको आता है, जिसके आप चैंपियन हो। तो चलो फटाफट LCM निकालें। 252 2 से जाएगा 126 बचेगा, फिर 2 से चला जाएगा 63। हाँ, तो 2 स्क्वायर इंटू 63 क्या होता है? 9 इंटू 7, ये हो गया। 308 क्या होगा? 2 से जाएगा 154 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 77 बचेगा। तो 2 स्क्वायर, अब 77 क्या? 7 पावर 1, 11 पावर 1। 198 क्या होगा? 198 2 से जाएगा 99 बचेगा, 99 9 से जाएगा 9 इंटू 11। ये LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑल अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और मैक्स पावर ले लेते हैं। तो मैक्स पावर 2 का 2 ही रहेगा, 3 का मैक्स पावर क्या है? 2 रहेगा, 5 तो कहीं है ही नहीं, 7 का मैक्स पावर 1, 11 का 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 36
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 9 36 इंटू 7 इंटू 11 36 इंटू 7 36 इंटू 7 ये कर लो देखो 7 6 ज़ा 42 ठीक है 2 यहाँ पे 4 कैरी ये 252 इंटू अब 11 जो लिखा है ना इसे 10 + 1 लिखो फटाक से होता है 2520 + 252 अब 2520 में 252 ऐड करना है इसको तोड़ के करो दिमाग में करना आना चाहिए 2520 में 252 करना है तो 2520 में पहले 200 करो 2720 हो गया फिर 52 और बचा है अब 2720 में 50 ऐड करो 2770 2 बच गया फिर 2 ऐड कर दो 2772 सेकेंड्स ठीक है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया मतलब t = 0 पे ABC सब वहां पर थे पॉइंट S पर अब t = 2772 सेकेंड पे होंगे फिर हमने पढ़ा था कि कॉमन मल्टीपल जो भी होते हैं गिवन नेचुरल नंबर के वो LCM के ही मल्टीपल होते जाते हैं मतलब t0 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी t0 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी 2772 सेकेंड तो होगी फिर 2772 इंटू 2 2772 इंटू 3 ये चलता जाएगा t0 इनमें से कुछ भी हो सकता है हर 2772 सेकेंड बाद ABC तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे अब 2772 सेकेंड तो ऑप्शन में है नहीं या तो मिनटों में है तो अपन चलो ऐसा करते हैं 2772 सेकेंड कितना मिनट कितना सेकेंड है ये निकालने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं 2772 को 60 से डिवाइड करते हैं ठीक है क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 277 ये 4 बार जाएगा 240 क्या बचा 37 277 में से 240 गया 37 बचा 2 नीचे उतार दो ये फिर कितनी बार जाएगा 60 × 6 360 ये 12 बचा तो मतलब 2772 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 60 इंटू कोशेंट 46 + 12 अब 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है तो 60 इंटू 46 इतने सेकेंड में कितने मिनट होंगे 46 मिनट तो 60 इंटू 46 सेकेंड मतलब 46 मिनट + 12 सेकेंड तो मतलब 2772 सेकेंड मतलब 46 मिनट 12 सेकेंड लो जी ऑप्शन 4 आंसर आ गया चलो आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने ज़बरदस्त जोरदार क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि हम पूरी थियरी पढ़ चुके हैं और ये वीडियो एकदम आखिरी चैप्टर के आखिरी में आया है इसलिए मैंने ज़बरदस्त जोरदार क्वेश्चन लिए हैं चलो अगला क्वेश्चन 3 मैन ये क्वेश्चन है 3 मैन स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट देयर स्टेप्स मेजर इतना ठीक है उनका एक एक स्टेप की मेजरमेंट दे रखी है द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स चलो अपन इसको फिर एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं मान लो एक छोटा सा बच्चा है उसका 10 सेंटीमीटर का एक स्टेप है तो वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप में कवर कर सकता है 10 का कोई भी मल्टीपल 10 सेंटीमीटर में एक स्टेप आएगा उसका मान लो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो 10 × 2 20 तो 2 स्टेप डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो 10 × 3 30 तो 3 स्टेप कंप्लीट लगेंगे डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर है तो कंप्लीट स्टेप नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 × सम नेचुरल नंबर 35 नहीं हो सकता तो मतलब अगर एक बच्चा 10 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है तो कंप्लीट स्टेप्स पूरी स्टेप्स लेके वो डिस्टेंस कवर किया जा सकता है जो 10 × सम नेचुरल नंबर हो मतलब 10 का मल्टीपल हो तो 63 सेंटीमीटर किसी की स्टेप की मेजरमेंट है तो वो किस टाइप का डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स में ले सकता है 63 का मल्टीपल ऐसे दूसरा आदमी 70 का मल्टीपल कोई भी डिस्टेंस हो कंप्लीट स्टेप में कवर कर सकता है ऐसे तीसरा आदमी 77 का कोई भी मल्टीपल ले लो उसको कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर सकता है तो हमें मिनिमम शब्द तो अभी अपन भूल जाएं अपन बात करें हमारा डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए जो तीनों आदमी कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाएँ तो हमारा डिस्टेंस अगर अपन d मान लेते हैं तो ये d मल्टीपल ऑफ 63, 70 एंड 77 होना चाहिए
तभी पहला आदमी भी कंप्लीट स्टेप में कर पाएगा, दूसरा भी कर पाएगा, तीसरा भी कर पाएगा। तो मतलब डी कॉमन मल्टीपल ऑफ डी 63, 70 एंड 77 होना चाहिए। अब लाते हैं मिनिमम शब्द को पिक्चर में। अब ऐसे बहुत सारे डी पॉसिबल है ना, कॉमन मल्टीपल 63, 70, 77 तीनों के कॉमन मल्टीपल हो सकता है बहुत नंबर हो। अब उनमें जो सबसे मिनिमम है वो चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरा डी मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा डी मतलब मेरा आंसर क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 63, 70 एंड 77। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, एलसीएम। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 63, 70, 77। लो भाई 63 क्या होता है, 9 इंटू 7, 9 मतलब 3 स्क्वायर। 70 क्या, 10 इंटू 7, 10 होता है 2 पर 1, 5 पर 1, ये 10 इंटू 7, 77, 7 इंटू 11। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलता है, ऑल अवेलेबल प्राइम फैक्टर ले लो और मैक्स पावर ले लो। तो 2 का मैक्स पावर 1 है, 3 का 2 है, 5 का 1 है, 7 का 1 है, 11 का 1 है, और कुछ तो छूट ही नहीं गया। ये एलसीएम आ गया। तो ये क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये है 9 इंटू 2 18, ये ऐसा आ गया। अब 18 इंटू 5 90, 9 इंटू 7 होता है 63, तो 90 इंटू 7 630, 630 इंटू 11। यार अच्छी तरह इसको अब ऐसे लिख लो ना, 630 इंटू 10 प्लस 1, अभी मैंने बताया था ना, इजी कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी। तो मतलब 6300 प्लस 630, 6300 में 600 ऐड करो 6900, फिर 30 ऐड कर लो, 6930 सेंटीमीटर। इतना मिनिमम डिस्टेंस होना पड़ेगा, तभी तीनों आदमी कंप्लीट स्टेप्स में डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे, तीनों के तीनों। 6930 है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3। चारों बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल हमने एचसीएफ और एलसीएम की मदद से किए। आपने फील कर लिया होगा, हर बार पहले मैं प्रॉब्लम की इंग्लिश को समझता था, इंग्लिश को मैथ्स में करता था, फाइनली जो भी इंग्लिश में लिखा होता था उससे रिजल्ट यही निकलता था कि इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो वो आंसर होगा, या इन तीनों का एलसीएम निकाल लो वो होगा, या फैक्टर आंसर होगा, या कॉमन मल्टीपल आंसर होगा। फाइनली रिजल्ट वही निकलता था। पर वो जो इंग्लिश में प्रॉब्लम लिखी है उसको समझना और एचसीएफ एलसीएम तक पहुंचना, ये प्रोसेस को मैं कहता हूं इंग्लिश टू मैथ्स, या हिंदी टू मैथ्स, या लैंग्वेज टू मैथ्स। लगना तो एचसीएफ एलसीएम ही था, पर वो इंग्लिश में जो लिखा है उसे आप मैथ्स में समझ पाओ तो बिल्कुल फटाफट 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है कि एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट जो हैं अब आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठ गए होंगे। और कुछ भी आप मेरे लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में जाके सजेशन दे सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के लिए, ये वीडियो 14 देखने के लिए और सारे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।